हेलो दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लक्ष्मीकांत के एक नए चैप्टर के साथ अपने इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ाने की जो हमारी यात्रा है उसको शुरू करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स तक के चैप्टर्स को कवर कर लिया है। हमने अभी तक संविधान का भाग 1 देखा, इसमें हमने देखा भारत के कौन-कौन से क्षेत्र हैं। फिर भाग 2 में हमने देखा कि उस क्षेत्र में रहने वाले कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो नागरिक कहे जाएँगे। फिर भाग 3 में हमने देखा कि उन नागरिकों के क्या-क्या अधिकार होंगे जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब हम भाग 4 में देखेंगे कि उस भारत के राज्य क्षेत्र में जो सरकार होगी, वो सरकार कैसी पॉलिसी फॉलो करेगी, उस सरकार को क्या-क्या निर्देश संविधान देता है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब एज़ यूजुअल मैंने इस पूरे चैप्टर को इन 10 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है। इन्हीं 10 सब हेडिंग्स के तहत हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में एक खाका बनेगा और उस खाके का फ़ायदा हमें तब होगा जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, है ना? तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे डीपीएसपी के बारे में कुछ फैक्ट्स कि डीपीएसपी के बारे में ये कौन से पार्ट में है, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे डीपीएसपी के फीचर्स के बारे में। फीचर्स देखने के बाद हम डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे संविधान में डीपीएसपी को क्लासिफाई नहीं किया गया है। जो भी संविधान के विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने हमारे डीपीएसपी के प्रावधानों को अध्ययन करने के बाद ये बताया कि जो भी प्रावधान हमारे डीपीएसपी में है वो इन 3 मुख्य अवधारणाओं के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, जिसमें पहला है सोशलिस्टिक यानी समाजवादी, दूसरा है गांधीयन यानी कि गांधीवादी और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी कि उदारवादी बौद्धिक। फिर क्लासिफिकेशन देखने के बाद हम देखेंगे कि डीपीएसपी वाले पार्ट में कौन-कौन से नए डीपीएसपीस को ऐड किया गया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। हम नए डीपीएसपी को देखने के बाद डीपीएसपी के पीछे का सैंक्शन क्या है, हम वो देखेंगे। फिर डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म देखेंगे और एज यूजुअल क्रिटिसिज्म के बाद हम देखेंगे कि इन सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद डीपीएसपी की यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता के बाद हम एक डिबेट देखेंगे जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट होगा, वो है डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कौन सुपीरियर है। इसके बाद हम डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि संविधान के पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, क्या इसके अलावा भी संविधान के किसी अन्य भाग में डायरेक्टिव्स हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम डीपीएसपी के बारे में डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल की जो कोई अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी डिलीवरी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, डीपीएसपी का जो ये हमारा चैप्टर है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम डीपीएसपी की बात करें, तो ये भारतीय संविधान के पार्ट 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। अब देखिए, 36 से लेके 51 तक हम सारे आर्टिकल को एक-एक करके देखेंगे। बट अभी मैं अब डीपीएसपी के बारे में आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जो डीपीएसपी का हमारा प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमने 1937 के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इट इज़ नॉट ऑफ आवर ओन, हमने इसको उधार लिया है। अब डीपीएसपी के इम्पोर्टेंस को देखते हुए बी आर अम्बेडकर ने कहा कि डीपीएसपी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर है। फिर ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्शियस है, अंतरात्मा है। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे देश के लिए एक कितना ज़्यादा महत्व रखता है। अगर हम डीपीएसपी के फीचर्स की बात करें, फीचर्स यानी विशेषताएं, तो डीपीएसपी के कौन-कौन से फीचर्स हैं, हम उनको इन छोटे-छोटे पॉइंट्स में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले डीपीएसपी जो है वो उन आइडियल्स को डिनोट करता है जो राज्य अपने ध्यान में रखेगा जब भी वो कोई पॉलिसी बनाएगा या जब भी किसी लॉ को इनेक्ट करेगा। ठीक है? डीपीएसपी उन आइडियल्स को डिनोट करता है जिन आइडियल्स को राज्य जब अपनी कोई भी नीति बनाता है या किसी कानून का क्रियान्वयन करता है तो इन आइडियल्स को ध्यान में रखता है। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड स्टेट को इन्वर्टेड कॉमा में देखा। इस स्टेट वर्ड का मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 में स्टेट वर्ड का मतलब है। यही हमारा आर्टिकल 36 है। मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। दूसरी डीपीएसपी का फीचर ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिजेंबल्स करता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब इसको मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप में से जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है वहां जाके देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की चर्चा थी। इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर लिया है। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे? ये इंस्ट्रक्शंस ऐसे कुछ आदेश थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल और इंडिया में जो भी गवर्नर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको दिया था। तो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहां इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ 1935 ये ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को देती थी, वहीं वर्तमान में जो डीपीएसपी में निर्देश हैं वो हमारा संविधान हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को देता है, ना कि किसी गवर्नर जनरल या गवर्नर को। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर डीपीएसपी हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट के जो भी प्रोविजंस थे वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे। बट डीपीएसपी के जो प्रोविजंस हैं, अब देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपने आप में स्थायी नहीं रह सकता है जब तक कि उसके बेस में, उसके मूल में सोशल या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि फंडामेंटल राइट को इतना इंपॉर्टेंस तभी मिल पाएगा, वो हम तभी प्रोटेक्टेड हो पाएंगे जब हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो। और इसी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम हमारा डीपीएसपी करता है, क्योंकि बिना सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन पाएगा, एक पुलिस स्टेट बन जाएगा। अब कल्याणकारी राज्य और पुलिस राज्य में फर्क ये होता है कि पुलिस राज्य में बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, हमेशा सबको दंडित करके उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। कि वेलफेयर स्टेट में बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, उसमें हर एक तबके की परिस्थिति को ध्यान में रख के उसके साथ व्यवहार किया जाता है। फिर डीपीएसपी का अगला फीचर ये है कि ये अपने नेचर में नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल को हिंदी में गैर न्यायोचित कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डीपीएसपी के प्रोविजन को लागू करने में सरकार यदि चूक जाती है तो हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। नॉन जस्टिशिएबल होने का मतलब यही है। फंडामेंटल राइट के केस में हमने देखा था कि अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वी कैन मूव टू द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तो दैट इज वाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिशिएबल है, यानी न्यायोचित है। वही डीपीएसपी अपने नेचर में नॉन जस्टिशिएबल है, हम इनके इंप्लीमेंटेशन ना होने की स्थिति में कोर्ट में नहीं जा सकते। अब देखिए, नॉन जस्टिशिएबल होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। हमारे संविधान का आर्टिकल 37 कहता है कि हमारे स्टेट की ड्यूटी है कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगी तो इन सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखेगी, इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगी। ठीक है। डीपीएसपी का एक और फीचर ये है कि ये कोर्ट्स को हेल्प करते हैं कि वो किसी भी कानून का या एग्जीक्यूटिव के किसी भी कदम की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन कर सकें। अब यहां पे इसका मतलब, जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव ने कोई कदम उठाया, हमारे देश में सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना के ही हमारे देश में शासन व्यवस्था को नहीं चलाती। पार्लियामेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से कार्यपालिका को भी कुछ अधिकार देती है और कार्यपालिका इस अधिकार के तहत बहुत सारे नियम बनाती है, कानून बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, रूल्स बनाती है। तो ये जो डीपीएसपी है, एग्जीक्यूटिव के किसी रूल्स या रेगुलेशन को, पार्लियामेंट के किसी लॉ को, इवन की प्रेसिडेंट के या फिर गवर्नर के ऑर्डिनेंसेस को भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बेस पे एग्जामिन करने के में कोर्ट्स की हेल्प करता है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। ठीक है। तो ये हमारे डीपीएसपी के फीचर्स थे। अब देखिए, डीपीएसपी के ना प्रोविजंस को जो भी संविधान के ज्ञाता थे, संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने भारतीय संविधान के डीपीएसपी के प्रोविजंस को जब स्टडी किया तो उन्होंने इन प्रोविजंस को मेनली 3 कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ के देखा। तो अभी फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्लासिफिकेशन हमारे संविधान में नहीं है, ये क्लासिफिकेशन समझाने के लिए है ना, इनका समझाने के लिए किया गया है, ताकि हम इन सारे प्रोविजंस को 3 छोटे छोटे अलग अलग अवधारणाओं के साथ जोड़कर देख सके जो हमारे भारतीय राज्य का स्वरूप बताएगी। चलिए हम देखते हैं डीपीएसपी के क्लासिफिकेशंस क्या क्या है।
अगर हम सोशलिस्टिक डीपीएसपी के प्रोविजंस की बात करें तो ये सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। समाजवाद के समाजवाद की जो विचारधारा है उसकी तरफ ये हमें ध्यान आकर्षित हमारा करते हैं। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। देखिए, ये आर्टिकल आपको एक बार में याद नहीं होंगे, तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि जब भी आप रिवाइज करें तो इन आर्टिकल्स को जरूर याद करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए इससे डायरेक्ट तो सवाल पूछे ही जाते हैं, लेकिन मेंस में भी जब आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे तो मेंस में भी अगर आर्टिकल्स के साथ अगर आप अपनी आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके आंसर में वजन आता है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब भी आप डीपीएसपी के पढ़े तो इनके जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी आर्टिकल्स में बातें लिखी गई है, उनमें हर एक आर्टिकल ना सही लेकिन जो ओवरऑल मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। चलिए, सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38, जो कि इन इक्वालिटी को मिनिमाइज करने की बात करता है। असमानता को समाप्त करने की या न्यूनतम करने की बात करता है। अब देखिए, समाजवाद हमेशा संसाधनों के समवितरण पर जोर देता है। समाजवाद इस बात पर जोर देता है कि देश के अंदर जो भी संसाधन है उस पर सभी वर्गों का समान अधिकार हो। तो जब सभी वर्गों का समान अधिकार होगा तो देश में असमानता बहुत ही कम होगी या ना के बराबर होगी। तो आर्टिकल 38 इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने की बात करता है। अब देखिए, सोशलिस्टिक जो डीपीएसपी हैं इसमें हम जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसके लैंग्वेज से आपको पता लगेगा कि ये सारे जो भी आर्टिकल्स हैं वो सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। असमानता की समाप्ति बिल्कुल 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 ही सोशलिज्म से डायरेक्टली रिलेटेड है। देखिए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है, यानी देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक समान वितरण हो। जो महिला और पुरुष हैं इन दोनों को एक काम के लिए समान पारिश्रमिक मिले, इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन। फिर प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। और आर्टिकल 39 संसाधनों के संकेंद्रण पर भी रोक लगाने की बात करता है। तो ये देखिए, अब हर एक आर्टिकल जो है, ये हर एक प्रोविजंस, इसमें जितनी भी बातें लिखी है सब के सब सोशलिज्म से रिलेटेड है, सोशलिज्म के विचारों को प्रतिपादित करते हैं। आर्टिकल 39A ये कहता है कि सबको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए। जो भी गरीब हैं उनके लिए लीगल एड की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत ही महंगी है, बहुत ही खर्चीली है। तो ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में लीगल एड नहीं प्राप्त कर पाता है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। ये डीपीएसपी में संविधान सरकार को ये निर्देश देती है कि गरीबों को भी लीगल एड की व्यवस्था करवाई जाए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 हमारे राइट टू वर्क को सिक्योर करता है, यानी हमारा जो काम करने का अधिकार है उसको सिक्योर करता है। हमारा जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का जो अधिकार है, उसको सिक्योर करने की बात करता है। आर्टिकल 42 ये सरकार को ये निर्देश देता है कि एक जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क के लिए आप प्रोविजंस बनाइए, यानी ऐसी जगह जहां पे महिला और पुरुष साथ साथ काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ महिला या सिर्फ पुरुष, कोई भी व्यक्ति जहां पे काम कर रहा है, वो जगह एक तो जस्ट होनी चाहिए और ह्यूमेन होनी चाहिए। ह्यूमेन कहने का मतलब कि ऐसी मतलब कि सांस लेना मुश्किल हो, वहां पे ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो जस्ट हो और ह्यूमन हो। तो ऐसी जगह जहां पे लोग काम कर रहे हो उस जगह को साफ सुथरा, उस जगह को मानवीय दशा से युक्त बनाने का प्रोविजन लाने का निर्देश देती है संविधान हमारे सरकार को, हमारे राज्य को। फिर आर्टिकल 43 कहता है कि लिविंग वेज, सॉरी माफ कीजिएगा, जो लिविंग वेज है इसको सिक्योर किया जाए राज्य के द्वारा। सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी टू ऑल वर्कर्स, और जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाया जाए। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उनको प्रदान किए जाए। उनका जो लिविंग वेज है वो उसको सिक्योर किया जाए। अब आपको ध्यान में रखना है, जो मिनिमम वेज है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और वही लिविंग वेज डीपीएसपी का पार्ट है। मिनिमम वेज यानी कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो उसके लिए आपको एक न्यूनतम मजदूरी दी ही जाएगी, तो वो आपका फंडामेंटल राइट है। अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाएगी तो वो बेगार की श्रेणी में आ जाता है, और अनुच्छेद 23 बेगार को प्रतिबंधित करता है।
तो इसलिए जो मिनिमम वेज है वो हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है, वहीं लिविंग वेज हमारा डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 43A कहता है जो वर्कर्स हैं उनका इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना यह राज्य का कर्तव्य है। यानी अगर देखिए कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स शामिल होते हैं, है ना। तो संविधान इस बात को इंश्योर करता है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद वर्कर्स उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से बाहर ना हो जाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए जो हमारा संविधान है वो राज्य को निर्देश देता है कि जो भी वर्कर्स हैं उनके इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन को सिक्योर किया जाए। फिर आर्टिकल 47 कहता है कि हमारे देश में जो पोषण का स्तर है उसको बढ़ाया जाए, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया जाए। यानी राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे हमारे देश के सभी लोगों का पोषण स्तर ऊंचा होगा, हमारे देश के सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो देखिए ये सारे प्रोविजंस आपके सोशलिस्टिक डीपीएसपी में आते हैं। फिर अगला है हमारा गांधीयन डीपीएसपी। ऐसे डीपीएसपी जो गांधीयन आइडियोलॉजी से नजदीकी रखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 40 जो कि विलेज पंचायत की बात करता है। अब आपको ध्यान में होगा, जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने उन्होंने पढ़ा होगा कि गांधी जी हमेशा से जो स्थानीय शासन था उसको बहुत ज्यादा महत्व देते थे। तो दैट इज व्हाई दिस आर्टिकल 40 इज क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी। तो आर्टिकल 40 विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करता है, यानी देश में कुटीर उद्योगों को प्रमोट करने की बात करता है। आर्टिकल 43B ये हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फॉर्मेशन की बात करता है। मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में भी बताया था कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से कोऑपरेटिव्स बनाने का जो हमारा अधिकार था वो फंडामेंटल राइट बन गया। अब इसको डीपीएसपी में भी आर्टिकल 43B में ऐड किया गया कि राज्य भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने पे जोर देगा। फिर अब हमारा अगला आर्टिकल है 46। ये माफ कीजिएगा, ये SC ST और वीकर सेक्शन ऑफ जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी में उनके इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने की बात करता है। देखिए ये सारे तबके, ये SC ST और वीकर सेक्शन जो है ये समाज में हमेशा हाशिए पे खुद को महसूस करते हैं। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के हर तबके को, समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास के मुख्य धारा में शामिल करे। और ऐसी स्थिति के लिए SC ST और वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कुछ विशेष प्रावधान करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आर्टिकल 46 इसी बात की चर्चा करता है। आर्टिकल 47 जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है उसके कंजम्पशन को प्रोहिबिट करता है। ड्रग्स को, माफ कीजिएगा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है ड्रग्स की, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ड्रग्स के कंजम्पशन को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। ऐसे ड्रग्स जो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है, हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो ये आर्टिकल 47 कहता है। आर्टिकल 48 काउ स्लॉटरिंग यानी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाता है और जो भी दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर भी प्रतिबंध लगाता है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स थे वो गांधीयन हमारे प्रिंसिपल थे ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। अब आखिरी जो है वो डीपीएसपी का जो क्लासिफिकेशन है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल, इसको हम उदार बौद्धिक कहते हैं। अब ये लिबरलिज्म को प्रमोट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब जब आप इनके प्रोविजंस को पढ़ेंगे, देखिए डायरेक्ट आपसे यूपीएससी के स्तर पे तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, लेकिन स्टेट पीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी आपको ये जरूर पूछेगी कि इस आर्टिकल के कंटेंट को लिख देगी लैंग्वेज में और आपसे पूछेगी कि ये सोशलिस्टिक है, गांधीयन है या लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो आपको इसके लैंग्वेज को पढ़ के समझना होगा कि ये गांधीयन के नजदीक है या सोशलिस्टिक के नजदीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल के नजदीक है। अभी देखिए कुछ आर्टिकल ओवरलैप भी करेंगे, जो सोशलिस्टिक में भी होंगे, गांधीयन में भी होंगे, गांधीयन में भी होंगे, लिबरल इंटेलेक्चुअल में भी होंगे। तो ऐसे कुछ एक प्रोविजन से गिने चुने जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। बट अगर आप ओवरऑल इसके लैंग्वेज को पढ़ के इसका एसेंस समझ पाते हैं कि ये लिबरल इंटेलेक्चुअल ज्यादा है या गांधीयन ज्यादा है या सोशलिस्टिक ज्यादा है, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, अब लिबरल इंटेलेक्चुअल में हम जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे ये सारे सोसाइटी के लिबरलाइजेशन से रिलेटेड होगा। जैसे आर्टिकल 44 ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है।
अभी हाल ही में उत्तराखंड हमारे देश का पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है, एक एक्ट पास किया और यूसीसी को लागू किया। देखिए, गोवा में यूसीसी के टाइप की एक व्यवस्था थी जिसे पोर्टुगीज कोड कहते हैं, बट वहां पे एग्जैक्ट यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जैसी एक व्यवस्था गोवा में लागू थी। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि देश का पहला राज्य जिसने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, तो वो उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आर्टिकल 45 ये चाइल्डहुड केयर को प्रोवाइड करवाने की बात करता है और जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। अब आपको तो ध्यान में ही होगा कि ये सारे जो भी निर्देश हैं वो किसको दिए जा रहे हैं? राज्य को। और राज्य का अर्थ वही है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 जो कि अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य का अर्थ है, अनुच्छेद 36 कहता है कि वही अर्थ डीपीएसपी वाले पार्ट में भी राज्य का है। फिर आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न लाइंस पे ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। यानी हम कृषि में जो परंपरागत तकनीक है, जो भी पशुपालन में परंपरागत तकनीक है, उन तकनीकों से आगे बढ़कर हमें जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको अपनाने की बात करता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ए हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करने की बात करता है। इस प्रोविजन को मैं आपको बता दूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। अब देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 इसके माध्यम से हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें शामिल की गई है। दैट इज वाई कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिया जाता है। फिर देखिए, आर्टिकल 48 ए के बाद आर्टिकल 49 आता है जो हमारे देश के अंदर मॉन्यूमेंट हैं और ऐसे प्लेसेस जो आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट के हैं या फिर हमारे देश की हिस्ट्री को बताते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात आर्टिकल 49 करता है। फिर आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात करता है, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका इन दोनों के सेपरेशन की बात करता है। फिर और लास्ट में आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस इन सबको प्रमोट करने की बात करता है। यानी विश्व में भी शांति बनी रहे, विश्व में जो विश्व के अन्य देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं वो संबंध मधुर बने रहे, इसकी बात करता है आर्टिकल 51। तो इस तरह से हमने देखा कि डीपीएसपी के प्रोविजंस ना हमारे देश के अंदर सरकार कैसे काम करेगी उसके बारे में निर्देश देते हैं, बल्कि देश के बाहर भी दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों को भी दिशा देने का काम डीपीएसपी करती है। चलिए, अब इन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी थे उनके अलावा भी कुछ नए डीपीएसपी हमारे संविधान में ऐड किए गए, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसने आर्टिकल 39 ए में कुछ चेंज किया, 39 ए को ऐड किया, 43 ए ऐड किया और 48 ए ऐड किया। ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्टिकल 38 की भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया। 86 में संविधान संशोधन 2002 ने आर्टिकल 45 जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना था, उसके सब्जेक्ट मैटर में थोड़ा सा चेंज किया। जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 था, इसने आर्टिकल 43 बी को डीपीएसपी के पार्ट में ऐड किया, जिसमें कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन है, कोऑपरेटिव्स के फॉर्मेशन की बात की गई है और इस फॉर्मेशन के लिए राज्य हमेशा कदम उठाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने 4 सब हेडिंग्स को कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको सब कुछ आसानी से समझ में आया होगा। अगर देखिए, जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूं या कुछ ना समझ में आए, तो आप वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब अगला जो हमारा सब हेडिंग है वो है सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी। डीपीएसपी के पीछे क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुए जिसके बाद डीपीएसपी के अभी वर्तमान स्वरूप में उभर के आए। देखिए, हमारे संविधान के सलाहकार थे सर BN राव। तो इन्होंने इन्होंने बोला कि जो राइट्स होने चाहिए वो 2 टाइप के होने चाहिए, एक तो नॉन जस्टिशिएबल, दूसरा जस्टिशिएबल। तो नॉन जस्टिशिएबल वाले राइट्स को डीपीएसपी के पार्ट 4 में शामिल किया गया, वहीं जस्टिशिएबल वाले राइट को फंडामेंटल राइट के रूप में पार्ट 3 में हमारे शामिल किया गया। ठीक है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है
ये अपने स्वरूप में नेगेटिव है, क्योंकि ये स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कुछ चीजों से, कुछ कामों को करने से, डूइंग सर्टेन थिंग्स। दे आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। तो फंडामेंटल राइट्स राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं कि वो कुछ कामों को ना करे। वहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये इस बात का रिक्वायरमेंट स्टेट के लिए क्रिएट करते हैं कि स्टेट कुछ करे, कुछ कुछ चीजों के लिए इनिशिएटिव ले। फिर फंडामेंटल राइट्स अपने आप में जस्टिशिएबल हैं, यानी कि ये लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स हैं इन केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कोर्ट्स में इसको लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है, कोर्ट्स के माध्यम से। हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जाते हैं अंडर आर्टिकल 226। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये नॉन जस्टिशिएबल है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के किसी प्रोविजन को लागू करने में हमारी सरकार चूक जाती है तो ऐसी स्थिति में हम सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की जरूरत नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है नॉन जस्टिशिएबिलिटी का मतलब। फिर जो फंडामेंटल राइट हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं हमारे देश के अंदर। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। अब देखिए, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक स्टेबल नहीं हो सकता, तब तक सरवाइव नहीं कर सकता जब तक कि उसके बेस में सोशल या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो। फिर फंडामेंटल राइट जो है उनमें लीगल सैंक्शंस हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो मोरल और पॉलिटिकल इनमें मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक हैं। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो सोसाइटेरियन और सोशलिस्टिक हैं, यानी ये पूरे समाज को ध्यान में रखते हैं, पूरे समाज के वेलफेयर की बात करते हैं। अब फंडामेंटल राइट को मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट जो है कि उनको किसी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाते हैं। जो मोस्ट ऑफ, अभी मैंने बोला मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अब इस प्रावधान को लीगल इफेक्ट देने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होते हैं या खुद से इन्फोर्स नहीं होते हैं। अब मान लीजिए असमानता को समाप्त करना है, ये एक डीपीएसपी है। अब असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार जब तक कदम नहीं उठाएगी, जब तक लेजिस्लेशन नहीं बनाएगी, तब तक ये असमानता समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए बोला गया है कि डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन के लिए लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है, वहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में फंडामेंटल राइट्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए courts are bound to declare a law violative of any of the fundamental rights as unconstitutional and invalid। अब कोर्ट्स जो हैं उन पर इस बात की बाध्यता है कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं, फंडामेंटल राइट से डेरोगेटिव है, कॉन्ट्रवेंशन में है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट्स इस बात के लिए बाध्य है कि वो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड घोषित करे। वहीं डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई कानून the courts cannot declare a law violative of any of the directive principles as unconstitutional and invalid। लेकिन देखिए डीपीएसपी के केस में अगर कोई भी हमारा कानून डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कोर्ट्स नहीं कर सकती। बट किसी भी कानून की वैलिडिटी को अपहोल्ड करने के लिए इस बात का इट वॉज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव। अब इस बात को सरकार ध्यान में कोर्ट ध्यान में रख सकती है कि किसी डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून लाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 36 और 37 मैंने लिखा है। आर्टिकल 36 कहता है कि स्टेट का मीनिंग वही होगा जो आर्टिकल 12 में है, और आर्टिकल 37 कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे जब भी वो अपनी पॉलिसी को फॉर्म करेगी तब, क्योंकि ये हमारे देश के गवर्नेंस में फंडामेंटल है। आर्टिकल 37 का ये कहना है। अब इसी के इंपॉर्टेंस को देखने के लिए बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी सरकार डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकती, अगर वो इग्नोर करती है तो अगले चुनाव में उसको जवाब देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया
कि डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल बनाए गए। अब इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे सबसे पहला रीजन ये है कि जब हमारा संविधान बनकर अस्तित्व में आया था, जब डीपीएसपी के प्रोविजंस लागू हुए थे, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि डीपीएसपी के प्रोविजंस को सुचारू तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो उस समय पे हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं थे, इसलिए भी डीपीएसपी को नॉन जस्टिशिएबल बनाया गया। फिर हमारे देश में विविधता बहुत ज्यादा है, हमारे देश में पिछड़ापन भी बहुत ज्यादा है। तो डीपीएसपी के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए यह विविधता और पिछड़ापन एक बाधक का काम करती है ना? कि अगर मान लीजिए कि हम डीपीएसपी के किसी प्रोविजन को लागू करना चाहते हैं और हमारे समाज का एक तबका उसको समझ ही नहीं पा रहा, उसका विरोध अगर करने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमारे देश में शासन व्यवस्था बाधित होगी, है ना? हमारे देश का विकास बाधित होगा। तो हमारे देश की वास्ट डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस ने भी डीपीएसपी के नॉन जस्टिशिएबल होने में अपनी भूमिका निभाई है। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, एक न्यूबॉर्न कंट्री था, उसके पास ढेर सारी समस्याएं थी। प्रिंसली स्टेट्स को अपने में मिलाना, है ना? देश में इतनी जो भसड़ मचा के जो अंग्रेज गए थे, उस कैओस को कंट्रोल करना। तो इन सारी जिम्मेदारियों के बीच में अगर डीपीएसपी को नॉन जस्टिशिएबल बना दिया जाता, तो ऐसे स्थिति में हमारे एक नए जन्मे देश में बहुत ज्यादा भार आ जाता और हो सकता है कि उसके कारण हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी चलते और देश टुकड़ों टुकड़ों में बंट भी सकता था। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक व्यवहारिक कदम उठाते हुए हमारे देश की जनता पर विश्वास किया कि जनता इस बात को डिसाइड करे कि कोई भी सरकार उसके लिए किस हद तक काम कर रही है। अगर किसी सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया है, तो जनता उसे अब दोबारा पावर में लाएगी। और अगर उन्होंने डीपीएसपी के प्रोविजंस को अच्छे से लागू नहीं किया है, जनता की आकांक्षाओं पर वो खरा नहीं उतरे हैं, तो जनता उसे सत्ता से बर्खास्त कर देगी। तो ये तीन रीजंस थे मेन, जिसकी वजह से डीपीएसपी को नॉन जस्टिशिएबल बनाया गया। अब देखिए, डीपीएसपी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि इसके पास कोई भी लीगल फोर्स नहीं है। यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट के वायलेशन की स्थिति में हम कोर्ट्स जाके उसको री करवाने का हमारे पास पावर है, वहीं डीपीएसपी के अगर प्रोविजंस लागू नहीं भी होंगे तो इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक जब तक कि अगला इलेक्शन सामने ना हो। ठीक है। फिर डीपीएसपी इलॉजिकली अरेंज्ड है, इस बात के आधार पर डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब देखिए, जब मैंने आपको सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रोविजंस के बारे में बताया, तो वहां देखा था हमने कि कैसे सीक्वेंस वाइज सोशलिस्टिक प्रोविजंस नहीं थे। 38, 39, 43 ऐसे करके सोशलिस्टिक थे, फिर 40 आ जाता है हमारा गांधीयन। तो वो इलॉजिकली अरेंज थे, उनके पीछे कोई भी फिलॉसफी नहीं काम कर रही थी। फिर डीपीएसपी का जो क्रिटिसिज्म इस बात पे किया जाता है कि वो कंजर्वेटिव है। फिर डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म इस बात पे सबसे ज्यादा किया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, प्रेसिडेंट्स एंड पीएम, गवर्नर और सीएम। देखिए, अब किसी डीपीएसपी को लागू करने के लिए सेंटर ने स्टेट को कोई निर्देश दिया। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि सेंटर द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश राज्य पर बाध्यकारी होता है, अन्यथा केंद्र जो है या राष्ट्रपति उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन थोप सकता है। अब मान लीजिए कि डीपीएसपी के किसी प्रोविजन को लागू करने के लिए सेंटर ने कोई निर्देश स्टेट को दिया। अब स्टेट उस निर्देश को पालन करने में सक्षम नहीं है। इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो। स्टेट अगर इसको नहीं कर पा रही है तो सेंटर क्या करेगी? प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर देगी। तो क्या इससे सेंटर स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। फिर पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अब सेम चीज यहाँ गवर्नर और सीएम के केस में भी बढ़ता है कि सीएम कुछ करना चाह रहा है, गवर्नर कुछ करना चाह रहा है। तो ये डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म था। अगर हम डीपीएसपी के यूटिलिटी की बात करें, देखिए यूटिलिटी, इन सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद हमारे डीपीएसपी की कुछ ऐसी यूटिलिटीज हैं जो इसको अपने आप में हमारे संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग बनाती है। इसकी यूटिलिटी ये है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है तो उन सारी अथॉरिटीज को रिमाइंड करने के लिए कि हमारे सोशल और जो इकोनॉमिक ऑर्डर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ये सारे प्रिंसिपल्स जो हमारा संविधान लक्षित करता है वो क्या है, इन सारी बातों को बताने का काम हमारा डीपीएसपी करता है।
यानी आसान भाषा में ये कहें कि डीपीएसपी हमारे संविधान के उन लक्ष्यों को बताने का काम करता है जो हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को बनाए रखते हैं। फिर डीपीएसपी जो है वो एक बीकन लाइट्स की तरह सर्व करता है। किसके लिए? कोर्ट्स के लिए, ताकि किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए कोई भी कानून बनता है, उस कानून की वैलिडिटी चेक करने के लिए जो कोर्ट्स हैं वो डीपीएसपी का भी सहारा ले सकती है। इस पॉइंट का यही मतलब है। फिर जो डीपीएसपी की तीसरी यूटिलिटी है कि ये जो भी स्टेट एक्शन होता है उसके डोमिनेंट एक बैकग्राउंड उसके लिए क्रिएट करती है। यानी जब कोई स्टेट एक्शन लेता है तो उस एक्शन के पीछे देखा जाता है कि क्या ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है या नहीं, है ना। तो मोस्टली प्रोविजंस जो मोस्टली एक्शंस होते हैं उनको ये एक बैकग्राउंड प्रदान करने की कोशिश करता है, जिस बैकग्राउंड पे कोई भी स्टेट अपना एक एक्शन उठाती है। फिर जो भी प्रियम्बल के हमारे लक्ष्य थे, प्रियम्बल में जिन बातों की चर्चा की गई है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है ना, तो उन सारे प्रियम्बल को के लक्ष्यों को एम्पलीफाई करता है डीपीएसपी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। और ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तभी आएगी जब समाज में सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा, है ना। तो इस तरीके से प्रियम्बल के लक्ष्यों को एम्पलीफाई करता है डीपीएसपी। फिर डीपीएसपी हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी लाता है। और डीपीएसपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अपने लक्ष्यों में सतत होते हैं। अब मान लीजिए सरकार बदल जाती है तो क्या सरकार के लक्ष्य बदल जाएंगे? बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगे। जो मेन कोर डीपीएसपी है, डीपीएसपी में उन्हीं बातों को शामिल किया गया है जो बातें एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है। तो कोई भी सरकार आएगी तो वो इस बात पे हमेशा फोकस करेगी कि देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, ताकि अगले चुनाव में उनको दोबारा सत्ता में आने का मौका मिले, है ना। तो इस तरीके से डीपीएसपी जो है वो हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी लाती है, इस इन स्पाइट ऑफ चेंज इन पावर, पावर में चेंज से बिना प्रभावित हुए। फिर डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के सप्लीमेंट्री है, क्योंकि जब डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनता है। अब जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगा, समाज में सभी लोग एक दूसरे के समान नहीं होंगे, तब तक समानता के अधिकार का पालन कहां से हो पाएगा, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ पे आया होगा कि डीपीएसपी उस वैसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं जिस एटमॉस्फेयर में फंडामेंटल राइट्स को देश के नागरिक बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फिर डीपीएसपी हमारे अपोजिशन को इस बात पे के लिए इनेबल करते हैं कि वो गवर्नमेंट पे कंट्रोल बना के रख सके। अब मान लीजिए सरकार कोई ऐसा कदम उठा रही है जो डीपीएसपी के प्रावधानों के विपरीत है, तो अपोजिशन सरकार पे इस बात के लिए प्रेशर बनाएगी कि आपका ये जो कदम है वो संविधान के आदर्शों के खिलाफ, संविधान में जो डीपीएसपी है उस डीपीएसपी के प्रावधानों के खिलाफ। तो फिर सरकार पे जब दबाव बनेगा तो सरकार उस कदम को वापस लेगी और फिर हमारे देश का लोकतंत्र अपने प्रखर रूप में सामने आएगा। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लोकतंत्र हमारे देश में पनपेगा। ठीक है। फिर जो डीपीएसपी है वो लोगों को इस बात को जज करने में हेल्प करता है कि सरकार की परफॉर्मेंस कैसी रही है ना। हमारे देश के नागरिक देखेंगे कि हमारे संविधान में हमारे देश के नागरिकों के लिए इन इन बातों की चर्चा है, क्या ये सरकार इन इन बातों को पूरा करने में सक्षम हुई। इस बात को जज करने में भी लोगों की हेल्प करता है डीपीएसपी। फिर डीपीएसपी जो है वो एक कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है। पार्टी कोई भी हो, सबका लगभग कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है कि डीपीएसपी में जो भी लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूरा किया जाए। संविधान ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का पालन मोर और लेस किया जाए। तो ये था हमारे डीपीएसपी का यूटिलिटी। अब देखिए डीपीएसपी के यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही एल एम सिंघवी ने कहा कि डीपीएसपी आर लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी के प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमारे संविधान को जीवन देते हैं। एमसी चागला जो कि पहले के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने कहा कि अगर डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से कैरी आउट किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पे एक स्वर्ग की तरह बन जाएगा।
बी आर अम्बेडकर ने कहा कि डीपीएसपी का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हमारे इंडियन पॉलिटी के गोल्स को रखते हैं, गोल्स को बताते हैं। और ये गोल क्या है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो जब भी आप मेंस में डीपीएसपी की चर्चा करेंगे तो उसके इंपॉर्टेंस में आप इन तीन जनों का नाम जरूर लिखेंगे कि इन्होंने ये डीपीएसपी के बारे में कहा है। अब देखिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सब हेडिंग है यही, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। देखिए, फंडामेंटल राइट जस्टिशियबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिशियबल है। तो इन दोनों के बीच में टकराव हमेशा से बना रहा है। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब से सरकार और नागरिक, सरकार या फिर न्यायपालिका, इन दोनों के बीच संघर्ष हमेशा चलता रहा है। तो जो सबसे पहला केस कोर्ट में पहुंचा कि डीपीएसपी सुपीरियर है या फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, इस मामले को लेके, वो था चंपाकम दोराईराजन केस ऑफ 1951। इस केस में फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के सुपीरियर बनाया गया और कहा गया कि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट के सब्सिडियरी है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। अब देखिए, चंपाकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को अमेंडेबल बना दिया। तो इस जजमेंट के बाद पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 और 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 को लाया गया, ताकि जो कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर गोलकनाथ केस आता है 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना हो तो, यानी डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यहां पे भी फंडामेंटल राइट सुपीरियर हो गए डीपीएसपी से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट इन नेचर, ये अपने नेचर में सैक्रोसेंट है। सो इसलिए पार्लियामेंट इनको छीन नहीं सकती या इनमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकती, अब्रिज नहीं कर सकती, कोई भी काट छांट नहीं कर सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इस डिसीजन से एग्जीक्यूटिव या फिर जो भी सरकार है वो खुश नहीं होगी। तो सरकार ने इसके खिलाफ कदम क्या उठाए? अब देखिए, सरकार ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया। उसमें सरकार ने इस अधिनियम में यह कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और इसके माध्यम से अनुच्छेद 31C को ऐड किया गया। इसमें दो प्रोविजंस थे। 31C का पहला प्रोविजन ये था कि आर्टिकल 39B और 39C जो है वो फंडामेंटल, जो कि डीपीएसपी के प्रोविजन है, वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के प्रोविजन से सुपीरियर है। ये आपको मैंने फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन वाले टॉपिक में बताया था कि जहां पे अनुच्छेद 39B और 39C आता है, वहां से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 चला जाता है। ठीक है जी। आर्टिकल 31C का दूसरा प्रोविजन ये था कि कोई भी कानून जो पहले प्रोविजन से रिलेटेड हो उसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अब इस सरकार के इस कदम के बाद अगला केस आता है केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 31C का दूसरा प्रोविजन था कि कोई भी लॉ जो कि पहले प्रोविजन से रिलेटेड है उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो इस बात की चर्चा की कि पहले प्रोविजन आर्टिकल 39B और 39C से रिलेटेड कोई भी कदम अगर सरकार उठाती है या कानून बनाती है तो इस कदम को कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये प्रोविजन आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इसी केस में, केशवानंद भारती केस 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लाया और उसके ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। उसके बाद से तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का जो एक बहुत बड़ा पार्ट था वो सॉल्व हो गया। हालांकि ये अभी भी जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे देश में डेमोक्रेसी है। चलिए, अब केशवानंद भारती केस में भी डिसीजन आ गया। अब इसका रिएक्शन क्या था फिर पार्लियामेंट का रिएक्शन इसमें क्या था? फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट के माध्यम से एग्जीक्यूटिव ने क्या किया कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेके आ गए और इन्होंने 31C का जो पहला प्रोविजन था कि जहां पे आर्टिकल 39B और 39C आता है वहां से 14 और 19 चला जाता है, तो पहले ये प्रोविजन इन दोनों आर्टिकल्स के इर्द गिर्द ही था। वहीं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अब आर्टिकल 39B और 39C से बढ़ाकर, इसका स्कोप बढ़ाकर अब डीपीएसपी के किसी भी प्रोविजंस को तक कर दिया गया। यानी
42वें संविधान संशोधन 1976 ने यह व्यवस्था लाई कि डीपीएसपी के किसी भी प्रोविजन को लागू करने में अगर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो ऐसी स्थिति में उस कानून को इनवैलिड घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर इसका अब देखिए इसका मतलब क्या है कि डीपीएसपी के सारे प्रोविजन फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 14, 19 और 31 इन तीन प्रोविजंस के सुपीरियर हो गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या किया कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के सुपीरियर बना दिया। अब फिर इसके बाद एक मिनर्वा मिल्स केस आता है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इसको मिनर्वा मिल्स केस का नाम दिया गया ऑफ 1980। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से चेंज किए गए थे उन सारे चेंजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और इस प्रकार एक बार फिर से फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के सुपीरियर बना दिया गया। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच की जो हार्मनी है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी के जो भी गोल हैं उनको अचीव करने में यह ध्यान रखा जाए कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, यानी गोल्स ऑफ डीपीएसपी हैज टू बी अचीव्ड विदाउट एब्रोगेटिंग फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए इतने सारे केसेस थे, इन सारे केसेस के बाद अगर हम प्रेजेंट पोजीशन की बात करें क्या है तो प्रेजेंट पोजीशन ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो डीपीएसपी के सुपीरियर है एक्सेप्ट फॉर टू। डीपीएसपी का 39B और 39C जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 14 और 19 के सुपीरियर है। तो इन दोनों एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी केसेस में फंडामेंटल राइट हमेशा डीपीएसपी के ऊपर रहेंगे। अब देखिए डीपीएसपी तो सब्सिडियरी हो गए फंडामेंटल राइट के, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट डीपीएसपी के प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट भी कर सकती है और ये अमेंडमेंट तब तक जायज है जब तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन ना कर रहा हो। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए हमारे संविधान के लागू होने के बाद हमारे देश में डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। अब इन कदमों को देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक की ही चर्चा की है। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार लक्ष्मीकांत की बुक खोलें और उसमें जो भी कदम उठाए गए हैं इन सारे कदमों को एक बार आप थॉरली रीड करें, आप समझें कि कैसे किन प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, है ना। सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन 1950 लाया गया ताकि हमारे देश में एक योजनागत विकास को आगे बढ़ाया जा सके। अब प्लानिंग कमीशन को 2015 में नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया। फिर लगभग सारे स्टेट्स ने लैंड रिफॉर्म्स को लाया ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके, जो अभी मैंने आपको डीपीएसपी में बताया। फिर बहुत सारे एक्ट्स लाए गए जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करता है, बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट लाया गया। फिर चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 लाया गया। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 लाया गया जो कि आर्टिकल 49 के प्रावधानों को लीगल इफेक्ट देता है, 42 के प्रावधानों को लीगल इफेक्ट देता है। फिर हमारे कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, जो प्रिवी पर्सेस थे उसको एबॉलिश किया गया। प्रिवी पर्सेस मीन्स कि हमारे देश में जो भी प्रिवी काउंसिल थे उनको हमारे संविधान के हमारे देश के संचित निधि से कुछ भाग उनको मिलता था, तो इसको खत्म किया गया। फिर हमारे देश में कॉमन गुड को प्रमोट किया गया। फिर देखिए हमारे अभी क्या था, पुअर जो भी गरीब लोगों थे उनको भी लीगल एड प्रोवाइड करना डीपीएसपी का एक पार्ट है। तो इसको लीगल इफेक्ट देने के लिए एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 पारित किया गया जो कि आर्टिकल 39A में जिस प्रोविजन की चर्चा थी उसको प्रभावी बना रहा है। अब इसी के लिए नालसा की स्थापना भी होगी। फिर देखते हैं कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की स्थापना की गई ताकि देश में कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 लाया गया, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 लाया गया ताकि पर्यावरण की सुरक्षा जो डीपीएसपी का पार्ट है उसको प्रभावी बनाया जा सके। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया, इसमें हम देखते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाया गया है, बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। 3 टियर पंचायती सिस्टम लाया गया जो कि अनुच्छेद 40 का प्रावधान था उसको प्रभावी बनाता है। तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशन डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे कदम उठाए गए। अब हमारे संविधान के पार्ट 4 से हटके भी कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो सरकार को संविधान ने दिए हैं, उनमें कुछ की चर्चा मैंने यहाँ पे की है। देखिए सबसे पहला है आर्टिकल 335 जो पार्ट 16 में है।
ये SC/ST के लिए जो सर्विसेज में क्लेम्स हैं उसकी चर्चा करता है। आर्टिकल 350A जो पार्ट 17 में है वो मदर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन की बात करता है। आर्टिकल 351 जो पार्ट 17 में है ये हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये 3 ऐसे डायरेक्टिव्स हैं जो सरकार के लिए हैं लेकिन पार्ट 4 में नहीं है, पार्ट 4 से बाहर के हैं। अब यहाँ पे सारे आर्टिकल्स जो हैं माफ कीजिएगा, यहाँ पे सारे आर्टिकल्स मैंने आपको एक जगह इकट्ठा करके दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हमारे यहाँ जो DPSP का चैप्टर है आज वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके मेरे चैनल को ज्वाइन करें और हर एक वीडियो के बाद मैं वहाँ पे इन सब का PDF डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं ईजिली। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।